तो कल मैं आप लोगों को बता रहा था अधिकार के संदर्भ में। तो अधिकार के संदर्भ में जो मैंने बताया था उसमें मैं बताया था कि अधिकार का जो है ये अर्थ क्या है। अधिकार के ये जो है इसमें सिलेबस जो आप लोगों को बताया था, अधिकार का अर्थ बताया था। जो आप लोगों का क्लास है राइट वाला क्लास, तो कल मैं आप लोगों को अधिकार का अर्थ बताया था, फिर इसका विशेषता बताया था, कुछ परिभाषा भी लिखवाया था, प्रकार भी बताया था, अंतर भी थोड़ा कराया था। अब फिर इसमें मैं बताया था कि जो सिद्धांत है वहां से प्रश्न आता है, जैसे प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत कल में पढ़ाया था। फिर हम लोग को इसमें पढ़ना है कानूनी अधिकार का सिद्धांत, ऐतिहासिक, समाज कल्याण और आदर्शवादी, ये हम लोग को पढ़ना है। और कल मैं बताया था कि उदारवादी और मार्क्सवादी जो अधिकार का सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा अंतर हम लोग को जानना है। और फिर थोड़ा सा हम लोग को जो है मानव अधिकार समझना है, अधिकार और कर्तव्य का संबंध समझना है। लेकिन उसके पहले एक चीज बताएं कि कल जो हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर रहे थे उसमें जो है जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो जैसे ये अधिकार था राइट, इसी प्रकार से न्याय था जस्टिस, और ये स्वतंत्रता लिबर्टी, समानता इक्वलिटी, और ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी। और ये जो व्यक्ति था तो एक्चुअल में व्यक्तिवाद भी एक कंसेप्ट होता है, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में व्यक्तिवाद या इस तरह का कंसेप्ट नहीं है। जैसे हम लोग उदारवाद पढ़ते हैं उसी तरह से जो है उदारवाद का ही एक पार्ट है व्यक्तिवाद। लेकिन आप लोगों के यहाँ जो है सिलेबस में हिंदी में थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी है। उसका अंग्रेजी सिलेबस जो है उसमें पावर लिखा है, तो ये शक्ति है। तो ये शक्ति हम लोग को पढ़ना है, पावर। और नागरिकता जो है सिटीजनशिप, और ये जो उदारवाद है अनुदारवाद है, तो उदारवाद को जैसे हम लोग बोलते हैं लिबरलिज्म, अनुदारवाद को बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, समाजवाद सोशलिज्म, मार्क्सवाद मार्क्सिज्म, नारीवाद फेमिनिज्म, और पारिस्थितिकीवाद। तो ये भी एक अवधारणा है, जैसे उदारवाद समाजवाद आप लोग पढ़ते हैं उसी तरह से ये भी एक अवधारणा है। इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजीज। इकोलॉजी जो होता है उसी से जो है इकोलिज्म बना है। इकोलॉजी से इकोलिज्म। अब बहुसंस्कृतिवाद आप लोग जानते ही हैं, मल्टी कल्चरलिज्म, और उत्तराधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म, बल्कि आप लोग क्या करिएगा कि जो यूजीसी के साइट पर आप जाएंगे तो उसमें हिंदी अंग्रेजी दोनों सिलेबस है, तो अंग्रेजी का भी सिलेबस रखना चाहिए। उससे क्या होता है कि कंसेप्ट क्लियर रहता है कि उस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे कल, तो मैं अब हिंदी का जो सिलेबस देखा तो उसमें हमको लगा कि व्यक्ति लिखा है, व्यक्तिवाद टॉपिक है, लेकिन वो पुराना ही सिलेबस में जो शक्ति लिखा था वही शक्ति इसमें भी है। तो आप लोग एक बार हिंदी अंग्रेजी दोनों का सिलेबस देखा करिएगा। अब यहां पर जो मैं बता रहा था उसको आगे चला जाए। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत बता रहा था, तो प्राकृतिक अधिकार के बाद जो है हम लोग को पढ़ना है कानूनी अधिकार का सिद्धांत। कानूनी अधिकार का सिद्धांत, लीगल थ्योरी ऑफ राइट। तो जैसे मैं बताया कि सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझना है,
अवधारणा समझना है, फिर इसके बाद इसका जो है समर्थक नोट करना है, फिर इसके बाद देखिए जैसे में अधिकार है तो अधिकार ये आज खत्म हो जाएगा, तो अधिकार खत्म हो गया तो आप पिछले सालों का नेट जीआरएफ में जितना भी अधिकार का प्रश्न आया होगा, चाहे लेक्चरर में आया होगा, सभी प्रश्नों को आप करके पहले देखिएगा कि वो प्रश्न आपसे हो रहा है कि नहीं, आपने जो पढ़ा उस पढ़ने से कितना बियॉन्ड है वो प्रश्न, कि उस 10 प्रश्न यदि मान लीजिए आपने किया तो 10 प्रश्न में आपका जो है 8 प्रश्न सॉल्व हो रहा है कि नहीं। यदि 8 प्रश्न सॉल्व हो रहा है तब तो पढ़ने की प्रासंगिकता है, अन्यथा फिर आप अपने से ही पढ़ लेते। तो ये जो है अवधारणा पहले हम लोग को क्लियर करना है, फिर समर्थक, और फिर इसमें मैं बताया कि जहां जहां पढ़ना है इसके आलोचक भी होंगे, अब आलोचक होंगे तो उसका भी नाम नोट करना है, उसका कंसेप्ट क्लियर करना है। तो पहले कानूनी अधिकार का जो सिद्धांत है उस कानूनी अधिकार के सिद्धांत को पहले मैं बताता हूं, सुनिए। ये जो सिद्धांत है जो हम लोग क्या बेंथम है, अच्छा इसी प्रकार से जो है ऑस्टिन है, डायसी है, इस तरह के जो विचारक हैं इन लोगों ने इसका समर्थन किया है। बेंथम, ऑस्टिन, डायसी, हॉब्स, इस तरह के जो विचारक हैं उन लोगों ने इसका समर्थन किया है। जैसे हॉलैंड है, वो भी कानूनी सिद्धांत का समर्थन करता है, बोदा भी समर्थन करेगा, इस तरह के ये जो है समर्थक हैं। तो मैं बताया कि आप लोगों को अधिकार के सिद्धांत में हर जगह 3 चीज ध्यान रखना है। एक तो पहले समर्थक कौन कौन से हैं और ये लोग क्या कहते हैं, इस सिद्धांत की समस्या क्या है और आलोचना कौन कौन लोग करते हैं। कुछ कथन कारण का प्रश्न आए तो अवधारणा से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कल भी बता रहा था कि ऐसे 4 सिद्धांत दे देगा, 4 विचारक दे देगा मिलाने को, चाहे कोई स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा ये स्टेटमेंट किसका है, कभी आलोचना का स्टेटमेंट दे देगा, कभी समर्थन का स्टेटमेंट दे देगा। तो स्टेटमेंट जो है उसी अवधारणा पर ही आधारित होता है, और जहां जरूरत होगा थोड़ा बहुत मैं लिखवा भी दूंगा। तो पहले समझिए ये सिद्धांत जो है, जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत कल मैं बताया था आपको, उस प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की आलोचना स्वरूप आया है। इन लोगों ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार जो है कल्पना मात्र है, अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं, राज्य अपने कानून के माध्यम से अधिकार देता है। अप्राकृतिक अधिकार मानता था कि अधिकार प्रकृति प्रदत्त है, ये लोग कहते हैं कि अधिकार प्रकृति प्रदत्त नहीं है, व्यक्ति के केवल उन्हीं मांगों को अधिकार हम कह सकते हैं जिसे राज्य स्वीकार किया है, जिसे राज्य ने बनाया है। तो आप देखते हैं कि ये विचारक जो है राज्य के माध्यम से अधिकार को परिभाषित करते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की भांति जो है अधिकार को निरपेक्ष या पूर्ण नहीं मानते, राज्य को अधिकारों को सीमित करने की शक्ति देते हैं, राज्य को ही महत्वपूर्ण संस्था मानते हैं, राज्य ही अधिकारों का निर्णय करता है, राज्य ही अधिकारों को परिभाषित करता है, राज्य ही प्रशासनिक ढांचे के द्वारा उसे लागू करता है, और राज्य ही बदलती परिस्थिति के अनुरूप अधिकार में परिवर्तन भी करता है। तो पहले तो ये कंसेप्ट हुआ। अब इस कंसेप्ट को थोड़ा सा जो है पॉइंट पे लिख दीजिए, इसका 2-3 जो मुख्य मुख्य बात है वो पॉइंट पे लिख दीजिए। नंबर 1, अधिकार प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम अवधारणा है। प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम अवधारणा है।
क्योंकि राज्य कानून के माध्यम से ही अधिकार को स्वीकार करता है। और नंबर 2, व्यक्ति के केवल उन्हीं मांगों को अधिकार कहा जा सकता है, व्यक्ति के केवल उन्हीं मांगों को अधिकार कहा जा सकता है जिसे राज्य अधिकार के रूप में मान्यता देता है। जिसे राज्य अधिकार के रूप में मान्यता देता है। और नंबर 3, यह सिद्धांत अधिकारों को पूर्ण नहीं मानता। जैसे प्राकृतिक अधिकार मानता था उस तरह से यह नहीं मानता है, अधिकारों को पूर्ण नहीं मानता, क्योंकि राज्य अधिकारों को परिभाषित करता है, उसे लागू करता है, उसमें परिवर्तन करता है। इस तरह राज्य ही अधिकारों का स्रोत है। राज्य ही अधिकारों का स्रोत है। अब समझिए, अब यहां पर जो स्टेटमेंट है, एक दो जो बेंथम का स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, लेकिन क्या करेगा कि बेंथम, डायसी, हाब्स, हालैंड चारों दे देगा कानूनी का, फिर फंस जाएंगे। तो बेंथम का ही सामान्यतः स्टेटमेंट आता है, तो एक दो लिखिए। बेंथम का पहला स्टेटमेंट, उचित अर्थ में अधिकार विधि की कृति है। उचित अर्थ में अधिकार विधि की कृति है, कानून की कृति है। उचित अर्थ में अधिकार विधि की कृति है। ऐसी का दूसरा स्टेटमेंट, अधिकार कानूनों का तथा केवल कानूनों का फल है। केवल कानूनों का फल है, बिना कानून के कोई अधिकार नहीं। बिना कानून के कोई अधिकार नहीं, कानून के खिलाफ कोई अधिकार नहीं, और कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। और कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। कानून से पहले कोई अधिकार नहीं। एक सामान्य अवधारणा बनाइए कि ये कानूनी अधिकार का सिद्धांत जो है प्राकृतिक अधिकार की आलोचना करके आया है। इसके अब समर्थक लिख दीजिए, बेंथम, ऑस्टिन, डायसी, हाब्स, हालैंड, बोदा। अब समर्थक लिख दीजिए। देखिए, ये सब अपने दिमाग से निकालिए कि बहुत ज्यादा आपको साल भर, 1.5 साल पढ़ने की जरूरत है नेट जीआरएफ के लिए। ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अधिकार एक टॉपिक है, सामान्यतः 1 या 2 प्रश्न रहता ही है, अक्सर ही होगा। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है कि इसको हमको जो है ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे, 3.5 घंटे में पूरा अधिकार हमको पढ़ देना है। हम भी आपको जो है 3 घंटे में पूरा पढ़ा भी देंगे। तभी तो बोला हूं कि आप इसको पढ़ लिए। अब पढ़कर अब पिछला जो जितना भी क्वेश्चन आया होगा, कहीं भी क्वेश्चन कुछ भी आया हो, थ्योरी अधिकार का, मूल अधिकार का क्वेश्चन नहीं, वो आईजीपी अलग है। अधिकार जो थ्योरी में लिखा है उससे संबंधित जो भी प्रश्न आया है, अब उसको करके देखिए कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही एक एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा, उसका क्वेश्चन करके देखिएगा, और हम भी आप लोगों को जो है क्वेश्चन बैंक देंगे,
उससे सॉल्व करिएगा। अब इसके समर्थक लिख लिए, असमर्थक लिखने के बाद अब जैसा समझिए, पहले समस्या समझाता हूं फिर आलोचक लिखिएगा। देखिए यह जो सिद्धांत है वो राज्य केंद्रित सिद्धांत है, मतलब राज्य ही अधिकारों का स्रोत है, जबकि अधिकार व्यक्ति केंद्रित संकल्पना भी है। भाई व्यक्ति के लिए अधिकार है ना, तो व्यक्ति से भी तो पूछ लीजिए उसको क्या चाहिए। तो यदि इस सिद्धांत को पूर्णतः मान लिया जाए तो राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। राज्य ही अधिकारों का स्रोत है, तो जो राज्य मानेगा वही अधिकार होगा, और इस तरह से राज्य तानाशाही करने लगेगा। तो पहली समस्या तो इसकी यही है कि ये पूर्णतः सार्थक सिद्धांत नहीं है, भले आंशिक रूप से सही हो। अब दूसरा समस्या समझिए। दूसरी समस्या यहां पर यह भी है कि अधिकारों को मान्यता देने में राज्य की भूमिका सर्वोच्च नहीं होती है। केवल राज्य ही अधिकारों को मान्यता नहीं देता है, बल्कि समाज की मान्यता और स्वीकृति भी आवश्यक है। समाज की भी सहमति आवश्यक है। ऐसे समझिए कि किसी अनैतिक कार्य को राज्य चाहकर भी अधिकार की श्रेणी में नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। राज्य चाहकर भी चोरी भ्रष्टाचार को कानून के माध्यम से अधिकार नहीं बना सकता है, क्योंकि समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। एक सबसे बड़ी आलोचना यह भी होती है कि भाई अधिकार को केवल कानूनी नजरिए से ही देखना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि अधिकार का एक नैतिक महत्व भी होता है। नैतिक महत्व का मतलब कि अधिकार के बिना व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। अधिकार व्यक्तित्व से भी जुड़ा हुआ अवधारणा है। अब ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब फिर मैं बताया, अब इसके आलोचक कौन कौन हैं, तो वो आपको कॉपी में नोट कर लेना है। इसके आलोचक कानूनी अधिकार सिद्धांत के लास्की, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, वाइल्ड, कराबे, लॉर्ड, ये इसके आलोचक हैं। अब इसमें से एक दो कथन भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे स्पेंसर कुछ कहता है तो आपको ध्यान रखना कि स्पेंसर ने क्या कहा। स्पेंसर का लिखिए, राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता। स्पेंसर के सामने नीचे, राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता, परंतु उसका संरक्षण अवश्य करता है। परंतु उसका संरक्षण अवश्य करता है। वाइल्ड का स्टेटमेंट लिखिए, कानून अधिकारों को जन्म नहीं देता। कानून अधिकारों को जन्म नहीं देता, अपितु उसको मान्यता प्रदान करता है। अपितु उसको मान्यता प्रदान करता है। और एक लॉर्ड का भी स्टेटमेंट लिखिए, कानून परिवर्तनशील, योग्य है, अतः कानून पर आधारित अधिकार कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। कभी भी स्थायी नहीं हो सकता, परमानेंस नहीं हो सकता।
अतः कानून अधिकारों का स्रोत नहीं हो सकता। कथन तो इतना ही लिखिए बस। कानून पर आधारित अधिकार कभी स्थायी नहीं हो सकता, बस इतना ही। इस तरह से इसको पढ़ना है। अब इसमें कितना मिनट लगा, जो भी 10-15 मिनट लगा, इतना ही इसमें जानना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। या तो या तो पूछेगा कानूनी अधिकार के सिद्धांत का जो है कौन समर्थक नहीं है, तो इसमें से 3 उठाकर रख देगा। कानूनी अधिकार सिद्धांत का आलोचक कौन है, इससे ज्यादा क्या पूछेगा। मिलाने को बोलेगा, कुछ स्टेटमेंट देगा, कुछ अवधारणा लिखेगा, कुछ मान लीजिए 4 लाइन अवधारणा लिखकर बोलेगा या किस सिद्धांत से संबंधित है, तब भी पकड़ में आ जाएगा। अब मैं बताया कि ये जो है कानूनी अधिकार का सिद्धांत हो गया। अब चलिए ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत। ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत। अब इसको भी ऐसे ही पढ़ना है। सबसे पहले इसके समर्थक, फिर इसकी अवधारणा, फिर इसमें क्या समस्या है, और फिर इसके आलोचक का नाम। इसके आलोचक कौन कौन से हैं बनाइए। अब देखिए इसके समर्थक हैं एडमंड बर्क, जो सबसे बड़ा समर्थक है, एडमंड बर्क। मैकाइवर, हैंडीमैन, वर्गेस, ब्रेडले, हीगल। अब इसके समर्थक, ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब जैसे यही चीज जब हम लोग आईएएस में पढ़ते हैं, ये सब कहां पढ़ते हैं हम लोग, सीधा सा जो है अवधारणा समझते हैं, समस्या, हम मूल्यांकन लिखते हैं, बस काम खत्म। यहां पर ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर पूछेगा, अभी बताया कि 4 सिद्धांत देगा, उसमें से मिलाने के एक विचारक देगा, तो याद होना चाहिए तब तो मिलेगा। इसका समर्थक आपको याद होना चाहिए। मैं बताया कि एक कॉपी बनाइए, 5 किताब, जैसे मान लीजिए ओपी गाबा सर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। सीबी गेना सर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मान लीजिए पुखराज जैन सर की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। लेकिन बहुत अच्छी किताब आप पढ़ लिए तो आखिर आपको क्या फायदा हुआ, पूरी किताब आपको कैसे याद हो पाएगा। आपको सब किताब में से चीजों को निकाल कर एक जगह लिखना पड़ेगा ना भाई। हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हम भी अपने समय में क्या किए, मान लीजिए बहुत सारा किताब पढ़े, किसी किताब में कंसेप्ट अच्छा है, किसी किताब में समर्थक का नाम लिखा है, कहीं आलोचक अच्छा लिखा है, उसको हम लोगों ने पढ़कर और उसी को हम लोग लिखवा देते हैं, जिससे आपका समय बच जाता है। नहीं तो पता चले 5 किताब से आप अधिकार पढ़ेंगे, 5 दिन अधिकार ही पढ़ते रह गए, तो फिर सिलेबस कैसे होगा और कब परीक्षा देंगे। 3 साल 4 साल तैयारी ही करेंगे तो परीक्षा कब देंगे। पता लगे कि नौकरी लग गई, उसके बाद रिटायरमेंट का भी, तो नौकरी समय से लग जाए। तो ये जो समर्थक लिख लिया आपने, अब अवधारणा समझिए। अब पहले अवधारणा समझाता हूं, फिर उसको पॉइंट में 2-3 लिख डालिएगा। पहले मैं समझा दूं। जैसे मान लीजिए अभी मैं कानूनी अधिकार का सिद्धांत बता रहा था, तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि कानूनी अधिकार का सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं है, कुछ उसमें सच्चाई है। हमें कहते हैं आंशिक रूप से ही उसको सिद्धांत माना जा सकता है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज कानून के माध्यम से अधिकार प्रदान किए जाते हैं, कानून के विरुद्ध अधिकार स्वीकार नहीं किए जाते, इसलिए इसको आंशिक
सत्य सिद्धांत की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। अब मैं बता रहा था ऐतिहासिक अधिकार का सिद्धांत। तो ऐसे समझिए कि मैंने आपको बताया था प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत, फिर मैं बताया कानूनी अधिकार का सिद्धांत ए और बी। तो ये जो सी है वो ए और बी दोनों को नकारता है। मतलब अधिकार न तो प्रकृति की देन है और न ही राज्य की देन, बल्कि इतिहास की देन है। और इन लोगों का मानना है कि लंबे समय तक जिन परंपराओं, जिन प्रथाओं, रीति रिवाजों का अनुसरण होता रहा, उन्हीं पहलुओं को बाद में जो है अधिकार का स्वरूप दे दिया गया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि अधिकार क्या है, तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कस्टम है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कस्टम का मतलब यह हुआ प्रथाओं का मूर्तिकरण। तो यह सिद्धांत क्या मानता है? यह सिद्धांत मानता है कि प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है वो भ्रामक है, काल्पनिक बातें कर रहा था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और इन लोगों ने एग्जाम्पल भी लिखा कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है तानाशाही को बढ़ावा मिला, और फ्रांसीसी क्रांति जो है प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत के आधार पर जो है किया गया था। और एडमंड बर्क ने भी लिखा कि ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति सार्थक है, क्योंकि ब्रिटेन की प्रथा और परंपरा के आधार पर यह क्रांति की गई थी। और इस क्रांति के बाद गौरवपूर्ण क्रांति जो 1688 की है, उसके बाद देख रहे हैं कि लोकतंत्र को व्यवस्थित स्वरूप मिला, वहां पर लोकतंत्र मजबूत हुआ। ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। अब कंसेप्ट को जो है पॉइंट में लिख डालिए, 2-3 पॉइंट लिखवाता हूं। नंबर 1, यह सिद्धांत प्राकृतिक तथा कानूनी अधिकारों की आलोचना स्वरूप आया है। अर्थात इसके अनुसार अधिकार न तो प्रकृति की देन है और न ही राज्य की, बल्कि इतिहास की देन है। अर्थात इतिहास ही अधिकार की सृष्टि करता है। इतिहास ही अधिकार की सृष्टि करता है। इसको कहा जाता है हिस्ट्री मैक्स राइट। इतिहास ने अधिकार बनाया है। अब कभी ये दिया, अब पूछा कि किस सिद्धांत से संबंधित है? ऐतिहासिक। ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 4 लाइनों लिखे तो आप इसको पकड़ सकें कि नहीं ये सिद्धांत से संबंधित है। दूसरा पॉइंट लिखिए, लंबे समय तक जिन परंपराओं प्रथाओं रीति रिवाजों का अनुसरण किया जाता है, उसे ही बाद में अधिकार का स्वरूप दे दिया जाता है। इस तरह अधिकार प्रथाओं का मूर्तिकरण है। प्रथाओं का
मूर्तिकरण है। ठीक है, और एक पॉइंट और लिखिए। अब यहां पर बर्ग का बल्कि स्टेटमेंट लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा है। एडमंड बर्ग का जो है स्टेटमेंट लिख दीजिए, बर्ग के सामने लिखिए। इसने कहा कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, पहले तो क्लियर लिखिए, इसने फ्रांस की क्रांति की आलोचना की। कभी प्रश्न पूछे कि फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना किसने की? एडमंड बर्ग। इसने फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना की और ब्रिटेन के गौरवपूर्ण क्रांति को सार्थक माना। ब्रिटेन के गौरवपूर्ण क्रांति को सार्थक माना। ठीक है, और अभी क्लियर कराया हूं कि एडमंड बर्ग ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि वो मानता है कि जो फ्रांसीसी क्रांति किया गया था वह प्राकृतिक अधिकार के आधार पर था, और ये लोग प्राकृतिक अधिकार की आलोचना करते हैं। एडमंड बर्ग भी जो प्राकृतिक अधिकार की धारणा है उसको भ्रामक मानता है और कहता है कि वो काल्पनिक चीजें था। इसी कारण जो है वो कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो है रोबेस्पियर का शासन आया, जो तानाशाही का शासन था। अब ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति की सराहना किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटेन की क्रांति जो है प्रथा और परंपरा पर आधारित थी। यह क्लियर हुआ। अब यहां पर जो है एक मैकाइवर का स्टेटमेंट है, वो भी लिखिए। मैकाइवर के सामने लिखिए। अधिकारों की सृष्टि राज्य नहीं करता, अधिकारों की सृष्टि राज्य नहीं करता, वरन अधिकारों की सृष्टि राज्य नहीं करता, वरन वह तो समाज में प्रचलित मान्यताओं को, वह तो समाज में प्रचलित मान्यताओं को कानूनी आयाम देकर या कानूनी जामा पहनाकर, कानूनी आयाम देकर अधिकार के रूप में घोषित करता है, अधिकार के रूप में घोषित करता है, अधिकार के रूप में घोषित करता है। ठीक है, अब देखिए इसके जो आलोचक हैं, अब इस समर्थक आपको क्लियर हो गया, अवधारणा क्लियर हो गया। अब समस्या, तो मैं समस्या कुछ बोलता हूं, ऐसे सुनिए। यह भी सिद्धांत पूर्णतः तर्कसंगत नहीं है। यह कहता है कि जो परंपरा है, जो प्रथा है, वही अधिकार का रूप लेते हैं, तो सभी अधिकार प्रथाओं पर आधारित होते हैं, तो यह भी तो गलत है भाई। अनेक अधिकार प्रथाओं के विरुद्ध भी प्राप्त होते हैं, जैसे विधवा विवाह, सती प्रथा, ये तो परंपरा रहा ना। लेकिन बाद में हम लोग को लगा कि नहीं, कि भाई विधवा विवाह की मनाही, सती प्रथा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को बढ़ावा देना, ये सब चीज हम लोग को लगा कि नहीं, तर्कसंगत नहीं है, मानवीय मूल्यों से मेल नहीं खाता है। आप देखते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, विधवा विवाह को स्वीकार किया, सती प्रथा का समापन किया। तो इसका मतलब यह सिद्धांत भी पूर्णतः सही नहीं है। अब ये समस्या में, अब समस्या उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन यहां आपको जो है इस एग्जाम के लिए समस्या लिखना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा समझना जरूरी है। अब फिर मैं आपको बताया कि हम लोग इसीलिए जो आप लोगों का ये कोर्स है, जो हम लोग पेन ड्राइव में कोर्स आप लोगों को देते हैं, तो ये पेन ड्राइव कोर्स इसीलिए शुरू किया गया क्योंकि एक बार मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा उससे क्लियर नहीं होगा, तो कम से कम आप इसको 3 बार देखें। और 1 वर्ष का वैलिडिटी भी रखा गया है। एक बार आप पहले सुनिए, फिर दोबारा उसका नोट्स बनाइए, फिर कोई कमी रह जाए फिर एक बार देखिए। साल भर में आप 3 बार इसको देखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तभी तो नोट्स बन पाएगा। अब देखिए दूसरी समस्या,
यह सिद्धांत जो है सामाजिक गतिशीलता के विरुद्ध है, समाज सुधार की संभावना को भी कम कर देता है, क्योंकि यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो भारत जैसे देश में महिला शिक्षा, विदेश यात्रा, यह सब गलत सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि पहले देखिए विदेश यात्रा होता था, 7 समुद्र पार की यात्रा, तो लोग जो है उसको अशुद्ध मान लेते थे, पूजा पाठ होता था। खैर कोरोना के बाद भी यही शुरू होगा। देख ही रहे हैं, कोई विदेश से आता है तो दूर ही रहिए। अब कोई नहीं बता रहा है कि हम अमेरिका से आए, मतलब वो बता रहा है कि नहीं हम यहीं पर रहते हैं, तब तो ठीक है। हम फ्रांस से आए, इटली से आए, तो देखिए शंका उत्पन्न होता है, दूर रहिए थोड़ा सा। खैर इतिहास जो है चक्र में चलता है, अब पुनः वही इतिहास दोहराया जा रहा है। अब आत्मनिर्भर का जो नारा था गांधी जी का, अब पुनः उसी नारे पर हम लोग आ गए। अब वैश्वीकरण देखा जाए तो थोड़ा पीछे छूटेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो चक्र है, चलता ही है। भगवान करे जल्दी से इस कष्ट से सब लोग मुक्ति पाएं। तो देखा जाए तो यह जो सिद्धांत है सामाजिक गतिशीलता के विरुद्ध है, समाज सुधार की संभावना को कम कर देता है। और यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाए तो भारत जैसे देश में जो है विदेश यात्रा, महिला शिक्षा, इस तरह का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं जो है अप्रासंगिक हो जाएगा। देखिए अब इसको थोड़ा सा समझिए। अब इसकी जो आलोचना है, इसकी आलोचना प्राकृतिक अधिकार के जो सिद्धांत के समर्थक हैं और जो कानूनी अधिकार सिद्धांत के समर्थक हैं, दोनों इसकी आलोचना करेंगे। तो इसमें आलोचना आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये जो प्राकृतिक अधिकार और कानूनी अधिकार के सिद्धांत के जो समर्थक हैं, ये इसके आलोचक हैं। मतलब ए और बी, ए तथा बी के समर्थक इसके आलोचक हैं। ये एक लाइन तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक इसका सबसे बड़ा जो आलोचक है हॉकिंग, वो आपको ध्यान रखना, उसका स्टेटमेंट में मैं लिखवा देता हूं। हॉकिंग आलोचक है इसका। अब इसका स्टेटमेंट भी लिख दीजिए। अधिकारों के उद्भव एवं विकास के संबंध में, अधिकारों के उद्भव एवं विकास के संबंध में इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इतिहास की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन, किंतु लिखिए, किंतु केवल इतिहास पर आश्रित भी नहीं रहा जा सकता। किंतु केवल इतिहास पर आश्रित भी नहीं रहा जा सकता। केवल इतिहास पर आश्रित भी नहीं रहा जा सकता। ठीक है, बस इतना ही इसमें पढ़ना है। अब मैं बताया समाज कल्याण सिद्धांत, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट, समाज कल्याण सिद्धांत, अब जैसे आप पढ़े थे पहले इसके समर्थक, फिर इसके बाद इसकी अवधारणा, फिर इसकी आलोचना, आलोचक। अब इसकी आलोचना कौन करेगा? मान लीजिए प्राकृतिक अधिकार को ये मान लिया गया, ए की आलोचना करके क्या आया? ए की आलोचना करके बी आया, कानूनी अधिकार का सिद्धांत आया। इन दोनों की आलोचना करने के क्या आया? सी आया। इन तीनों की आलोचना करके क्या आया? ये डी आया।
तो इसकी आलोचना ए बी सी तीनों करेंगे। भाई प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की आलोचना करके क्या आया? कानूनी सिद्धांत। और दोनों की आलोचना करके कौन आया? ऐतिहासिक सिद्धांत। और तीनों की समीक्षा करने के बाद ये समाज कल्याण का सिद्धांत आया। तो इसकी आलोचना कौन करेगा? ए बी सी तीनों करेंगे। अब जैसा समझिए, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट, समाज कल्याण सिद्धांत, तो इसके जो समर्थक हैं इसमें जो है जीएस मिल, जेम्स मिल भी है, और एक चीज ध्यान रखिए कि बेंथम भी है। अभी मैं आपको बता रहा था कि बेंथम कानूनी सिद्धांत का समर्थन करता है, लेकिन बेंथम समाज कल्याण सिद्धांत का भी समर्थन करता है। तो ये दोनों में मिलाने में काम आएगा। रोस्को पाउंड, ये इसके समर्थक है। लास्की भी इसका समर्थक है। आर.एस. टोनी भी है। और ये बेंथम को ध्यान रखना है कि बेंथम कानूनी और इसका दोनों का समर्थक है। तो ज्यादातर ये सोशल वेलफेयर में ही बेंथम को लिख देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कानूनी सिद्धांत का भी समर्थक भी है, जन्मदाता भी कर सकते हैं। अब मिलाने में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अब बेंथम को सीधा कानूनी सिद्धांत से मत मिला दीजिए। कानूनी सिद्धांत में दूसरा हालैंड दिया रहेगा या दूसरा दिया रहेगा, उसको मिलाइएगा। अब बेंथम को देखिएगा कि वो किससे मैच खा रहा है नीचे, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। अब तुरंत आप मिला देंगे बेंथम को कानूनी सिद्धांत से, गलत हो जाएगा। अब बेंथम मिल किस सिद्धांत के समर्थक हैं? तो सोशल वेलफेयर, समाज कल्याण सिद्धांत। अब समझिए, अब यहां पर अब अवधारणा इसका बताता हूं कि इसकी क्या अवधारणा है। अब इसकी अवधारणा में ऐसे समझिए कि इसकी अवधारणा में जो है यह सिद्धांत जो है वो देखा जाए तो मानता है कि जो प्राकृतिक है सिद्धांत है, जो कानूनी अधिकार का सिद्धांत है, चाहे इतिहास है, तो लोग कहते हैं कि अधिकार प्रकृति, कानून और इतिहास की देन नहीं है, बल्कि अधिकारों का स्रोत समाज कल्याण है। समाज कल्याण ही अधिकारों का मापदंड है। समाज कल्याण ही जो है अधिकारों की शर्त है। समाज कल्याण ही अधिकारों की शर्त है। पहला पॉइंट लिखिए, नंबर 1, यह सिद्धांत मानता है कि अधिकार प्रकृति, कानून या इतिहास की देन नहीं है, बल्कि अधिकारों का स्रोत समाज कल्याण है। बल्कि अधिकारों का स्रोत समाज कल्याण है। समाज कल्याण ही अधिकारों का मापदंड है। समाज कल्याण ही अधिकारों का मापदंड तथा शर्त है। नंबर 2, व्यक्ति के केवल उन्हीं दावों को अधिकार कहा जा सकता है व्यक्ति के केवल उन्हीं दावों को अधिकार कहा जा सकता है जो समाज हित में है, सामाजिक उपयोगिता की कसौटी पर खरा उतरते हैं
सामाजिक उपयोगिता की कसौटी पर खरा उतरते हैं। और नंबर 3, यह सिद्धांत उपयोगितावादी विचारकों की देन है। यह सिद्धांत उपयोगितावादी विचारकों की देन है। इसके अनुसार अधिकार समाज की देन है और अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित है। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित है। समाज कल्याण पर आधारित है। अब समझिए, यहां पर आपको लास्की का स्टेटमेंट ध्यान होना चाहिए। तो लास्की का 2 स्टेटमेंट जैसे लिखिए तो नंबर 1, किसी भी अधिकार की मान्यता सामाजिक कल्याण संबंधी, किसी भी अधिकार की मान्यता सामाजिक कल्याण संबंधी उपयोगिता पर निर्भर है। सामाजिक कल्याण संबंधी उपयोगिता पर निर्भर है। और दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा जैसा एक पॉइंट और लिख दीजिएगा, लास्की ने समाज कल्याण सिद्धांत को आदर्शवाद से जोड़ने का प्रयास किया। समाज कल्याण सिद्धांत को आदर्शवाद से जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट लास्की का ध्यान रखिएगा। और यहां पर आलोचक में जो है, इसके जो आलोचक हैं, अभी मैं बताया कि ए, बी, सी तीनों आलोचना करेंगे, लेकिन इसका एक आलोचक जो वाइल्ड है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये अक्सर आता है मिलाने के लिए वाइल्ड। इसका एक स्टेटमेंट भी है, वो भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट लिख दीजिए वाइल्ड का, यदि समाज ही अधिकारों का निर्माता है, यदि समाज ही अधिकारों का निर्माता है, यदि समाज ही अधिकारों का निर्माता है, तो व्यक्ति की कहीं भी रक्षा नहीं हो सकती। तो व्यक्ति की कहीं भी रक्षा नहीं हो सकती। व्यक्ति की कहीं भी रक्षा नहीं हो सकती और वह समाज की निरंकुश इच्छा के विरुद्ध, और वह समाज की निरंकुश इच्छा के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं कर सकता। समाज की निरंकुश इच्छा के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं कर सकता। ठीक है, बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अब एक सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत, या इसी को जो है व्यक्तित्व परक सिद्धांत भी कहते हैं। आदर्शवादी / नैतिक / व्यक्तित्व परक सिद्धांत। अब यहां पर भी उसी तरह से पढ़ना है, पहले समर्थक, फिर इसके बाद जो है इसकी अवधारणा, और फिर इसकी आलोचना। अब देखिए, पहला तो यह ध्यान रखिए कि इसके जो समर्थक हैं, टी.एच. ग्रीन सबसे बड़ा समर्थक है, क्रॉस, रिची, बार्कर, इसके 4 समर्थक। तो बार्कर, टी.एच. ग्रीन ध्यान रखिएगा। और इसकी अवधारणा समझिए पहले।
ये जो सिद्धांत है, अभी जैसे मैं बता रहा था कि ए की आलोचना करके बी, इन दोनों की समीक्षा करके सी, तीनों की समीक्षा करके डी, और फिर चारों की समीक्षा करके ये ई, तो ये ई हमने मान लिया। तो ये ध्यान रखिए कि ये सबसे अच्छा सिद्धांत है। तो ये जो है वो देखा जाए तो अधिकारों के सिद्धांत में सबसे अच्छा और संतुलित सिद्धांत है। कभी मान लीजिए प्रश्न आए कि अधिकारों के सिद्धांत में सबसे अच्छा और संतुलित सिद्धांत कौन सा है, आदर्शवादी, नैतिक या व्यक्तित्वपरक, ये ठीक लगाना है। तो पहली तो अवधारणा में पहला पॉइंट यही लिखिए, यह सबसे अच्छा तथा संतुलित सिद्धांत है। यह सबसे अच्छा तथा संतुलित सिद्धांत है क्योंकि सभी सिद्धांतों की समीक्षा स्वरूप आया है। सभी सिद्धांतों की समीक्षा स्वरूप आया है। अब दूसरा पॉइंट अवधारणा में पहले समझिए, यह कहता है कि भाई अधिकारों का वास्तविक उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। ये कहता है कि अधिकार उन परिस्थितियों को कहा जाता है जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करते हैं। अधिकार उन परिस्थिति को कहा जाता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं सब, यही तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला पॉइंट लिखिए। दूसरा, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का वास्तविक उद्देश्य, इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का वास्तविक उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना है। अतः अधिकार उन परिस्थितियों को कहा जाता है, अधिकार उन परिस्थितियों को कहा जाता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए, जो व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य, जो व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि का अधिकार। ऐसे समझिए कि ये लोग कहते हैं कि अधिकार एक प्रकार से बाहरी शर्त है जो व्यक्ति के आंतरिक नैतिक विकास के लिए आवश्यक होता है। अधिकार एक प्रकार से साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग कहना चाहते हैं कि अधिकार एक प्रकार से बाह्य शर्त है। और बाह्य शर्त क्यों है? क्योंकि परिस्थिति उपलब्ध कराता है। उस परिस्थिति से हमको क्या लाभ होता है? तो उस परिस्थिति से जो है वह हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। नंबर 2, यह सिद्धांत अधिकार को, पहले एक बार और समझाता हूं, समझिए तब लिखिए। ये लोग ये मान के चलते हैं कि जन्म से कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं, व्यक्ति जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राकृतिक शक्ति लेकर पैदा होता है। भाई सब में प्राकृतिक शक्ति है। देखिए, कुछ लोग जुनूनी होते हैं, कुछ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कुछ लोग बहुत तीव्र बुद्धि के होते हैं। ये बताइए, किसी का आईक्यू बहुत ज्यादा है
तो कोई ऐसी दवा बनी जो खिला देने पर आईक्यू बढ़ जाए? बहुत ज्यादा 1-2 पॉइंट बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है। चाहे जितना बादाम खाते रहिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये भगवान की देन है, गॉड गिफ्टेड है। तो ये विचारक कहते हैं कि हर व्यक्ति प्राकृतिक शक्ति लेकर पैदा होता है। कोई मान लीजिए बहुत जुनूनी है तो उसको क्या करेंगे, कितना रोक देंगे? वो जिस काम में लगेगा वही काम पूरा कर देगा। देखिए कितने लोग गांव देहात से आते हैं, बीए में भी नहीं पढ़े ढंग से, एमए भी उसी तरह से हो गया, फिर भी देखिए पढ़ लिख कर देखिए नेट जीआरएफ भी पास कर लेते हैं। अब बाद में 2-4 साल तैयारी करके देखिए आईएएस भी बन जाते हैं। तो कभी आपने सोचा उस व्यक्ति में जो जुनून है, जो प्राकृतिक शक्ति है, वो भगवान की देन है। कोई फर्क नहीं पड़ता गांव से पढ़ा कि कहां से पढ़ा। ये लोग कहते हैं, इस बात को ये लोग मानते हैं। लिखिए नंबर 2, अब समझ में आएगा। इनके अनुसार, नंबर 2, इनके अनुसार व्यक्ति जन्म से प्राकृतिक अधिकार नहीं, व्यक्ति जन्म से प्राकृतिक अधिकार नहीं, बल्कि प्राकृतिक शक्ति लेकर पैदा होता है। प्राकृतिक शक्ति लेकर पैदा होता है और इन प्राकृतिक शक्तियों का पूर्ण विकास करने के लिए, इन प्राकृतिक शक्तियों का पूर्ण विकास करने के लिए बाहरी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। बाहरी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है जिसे अधिकार कहा जाता है। और एक पॉइंट और लिखिए, नंबर 3, यह सिद्धांत सामाजिक उपयोगिता की जगह, यह सिद्धांत सामाजिक उपयोगिता की जगह, सामाजिक उपयोगिता की जगह नैतिक आधार पर, नैतिक आधार पर अधिकारों का विश्लेषण करता है। नैतिक आधार पर अधिकारों का विश्लेषण करता है और उसे उचित घोषित करता है, और उसे उचित घोषित करता है। अब जैसा समझिए, ये लोग मानते हैं राज्य की भी भूमिका है, समाज की भी भूमिका है, व्यक्ति के भीतर भी प्राकृतिक शक्ति है, सब चीज को स्वीकार करते हैं। तभी तो ग्रीन ने लिखा, आता भी है स्टेटमेंट, लिख दीजिए ग्रीन का, बाधाओं को बाधित करना, हिंड्रेंस ऑफ हिंड्रेंसेस, बाधाओं को बाधित करना। मान लीजिए कुछ लिखे कि राज्य बाधाओं को बाधित करता है, ग्रीन, प्रतिरोधों को प्रतिरोधित करना, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन। मान लीजिए हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई प्रतिरोध आ गया तो राज्य क्या करेगा, उस प्रतिरोध को हटा देगा। तो इसका मतलब राज्य की भी सकारात्मक भूमिका है, राज्य भी परिस्थिति मुहैया कराता है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसलिए स्टेटमेंट ग्रीन का पूछता भी है। एक ग्रीन का और भी स्टेटमेंट, वो भी लिख दीजिए, अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की अधिकार
मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। ठीक है। अब जरा देखिए, आलोचना तो हर जगह होता है, लेकिन सामान्यतः यह सिद्धांत संतुलित है। आलोचना तो होना भी चाहिए ना, यह सिद्धांत सबसे अच्छा है, फिर भी आलोचना। देखिए, हम लोग जब आईएएस का सिलेबस पढ़ते हैं तो उसमें आलोचना लिखते हैं कि भाई व्यक्तित्व का विकास एक आंतरिक चीज है जो व्यक्ति के अपने प्रयास से ही संभव है। बाहरी सुविधाएं इसमें विशेष सहायता नहीं करती। आपको सब सुख सुविधा दे दिया जाए तो आपके व्यक्तित्व का विकास थोड़ी ना होगा। आपको भी उस कार्य में लगना पड़ेगा। मैं पढ़ा दूं, नोट्स तो बनाना पड़ेगा ना घर पे बैठ के, उसको 4 बार रिवीजन करना पड़ेगा ना। जो मान लीजिए 8-10 हजार क्वेश्चन बैंक जो हम देंगे, 8-10 हजार क्वेश्चन का जो बैंक देंगे, उस क्वेश्चन बैंक को आपको साल भी तो करना पड़ेगा, पिछले सालों का क्वेश्चन भी तो देखना पड़ेगा। आप देख रहे हैं, पहली आलोचना तो यही होती है कि व्यक्तित्व का विकास एक आंतरिक चीज है जो व्यक्ति के अपने प्रयासों से संभव है। बाहरी सुविधाएं इसमें ज्यादा योगदान नहीं देती हैं। और दूसरा समस्या यह भी लिखा जाता है, इसका एक आलोचक है, वैसे तो इसकी आलोचना जो है हॉकिंग ने अपनी किताब में लिखा, लेकिन उसको आलोचक हम नहीं कह सकते हैं। इसकी आलोचना सामान्यतः कोई विचारक नहीं करता, क्योंकि उसमें गलती है ही नहीं है। इसके आलोचक कम समर्थक ही हैं सब। वो तो आलोचना हम लोग उसमें से खोज कर 2-4 लाइन बोलते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात है कि व्यक्तित्व विकास के लिए कौन सी परिस्थितियां आवश्यक हैं, इसका कोई वस्तुनिष्ठ मापदंड नहीं हो सकता, इसका कोई ऑब्जेक्टिव मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि मनोबल है, धैर्य है, ये सब बहुत सारे तत्व होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, तो ये जो मैं आलोचना बोल रहा हूं, तो आपको केवल यहां पर ध्यान रखना है, इसके समर्थक, इसकी अवधारणा को ध्यान रखना है। इसमें आपको जो है सबसे बड़ा इसका समर्थक जो ग्रीन है वो ध्यान रखना है। और आलोचना जो है, आलोचक इसके नहीं है। कहीं मान लीजिए आलोचक लिख दिया होगा लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका, वो जबरदस्ती का आलोचक लिखने से कोई फायदा नहीं। तो यहां पर आलोचक जो है इसके नहीं, समर्थक ज्यादा हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि नैतिक रूप से यह सिद्धांत जो है सभी सिद्धांतों से अच्छा है, क्योंकि अधिकारों को व्यक्तित्व के विकास से जोड़कर देखता है। यह सिद्धांत केवल उन्हीं परिस्थितियों को अधिकार के रूप में स्वीकार करता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए उपयोगी हैं। तो आप देखते हैं कि यह सकारात्मक सिद्धांत भी है। यह सिद्धांत न तो जो है प्राकृतिक अधिकार की तरह अधिकार को असीमित मानता है, और न ही कानूनी सिद्धांत की तरह जो है कानून की दया पर अधिकारों को छोड़ देता है। और अभी मैं बताया कि यह संतुलित और मध्यम मार्गी सिद्धांत है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो किस सीमा तक अधिकारों पर बंधन लगाना है, किस सीमा तक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए अधिकार देना है, यह सब संतुलित तरीके से इसका प्रयोग करना चाहता है। इसीलिए इसको नैतिक रूप से सबसे अच्छा सिद्धांत माना जाता है। ठीक है। अब ये तो आपका सिलेबस है, ये मैं बताया कि ये अधिकार जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका सिलेबस ये खत्म हो गया। अब मैं बताया कि थोड़ा सा अगल बगल हट के भी हल्का सा पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो कोई अधिकार आप इतना पढ़ेंगे काम आपका चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हट के पढ़ लेना चाहिए। तो मैं बताया अभी आपको कि जैसे अधिकारों के सिद्धांत में जो है वह कभी कभी जो प्रश्न आते हैं, जैसे अभी हम लोग आगे जो है इसी में मार्क्सवाद पढ़ेंगे, उदारवाद पढ़ेंगे,
तो उसमें हम लोग समझेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जो है एक हम लोग पहले डिफरेंस कर लेते हैं कि जैसे उदारवाद है, उदारवाद अधिकार के संदर्भ में क्या मानता है? ये जो अधिकार है इसमें उदारवाद क्या मानता है, मार्क्सवाद क्या मानता है? तो ये मार्क्सवादी जो अधिकार है और उदारवादी जो अधिकार है, तो उदारवादी सिद्धांत भी लिख सकते हैं और मार्क्सवादी सिद्धांत भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस हम लोग को समझना है जिससे जो है समस्या ना आने पाए। बस 4-5 इसमें अंतर लिखना और कुछ नहीं, एक एक मैं समझाता हूं। आप देख रहे हैं कि उदारवाद, लिबरलिज्म, ये व्यक्ति को क्या मानता है? व्यक्ति को साध्य मानता है। राज्य को क्या मानता है? साधन। और आप देखते हैं कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है व्यक्ति के अधिकारों को सामाजिक संबंधों में देखने का प्रयास करता है। इसका मतलब कि समाज को जो है वह साध्य मान लेता है, व्यक्ति को जो है साधन मान लेता है। नंबर 1 उदारवादी सिद्धांत में यह व्यक्ति को अधिकार देता है। उदारवादी सिद्धांत में व्यक्ति को अधिकार देता है क्योंकि व्यक्ति को साध्य के रूप में देखता है, क्योंकि व्यक्ति को साध्य के रूप में देखता है। नंबर 1 मार्क्सवादी सिद्धांत में लिखिए, यह व्यक्ति के अधिकारों को समाज के परिदृश्य में देखता है, समाज के परिदृश्य में देखता है। क्योंकि समाज को साध्य मानता है। क्योंकि समाज को साध्य मानता है। नंबर 2 समझिए, एक सामान्य अवधारणा केवल बनाना है, बाकी तो उदारवाद मार्क्सवाद हो तो मैं पढ़ाऊंगा ही। दूसरा चीज देखिए, यहां पर देख रहे हैं कि उदारवाद जो है अधिकार और कर्तव्य दोनों को अलग अलग मानता है। अधिकार और कर्तव्य दोनों को अलग अलग मानता है। लेकिन मार्क्सवाद अधिकार और कर्तव्य दोनों को एक ही मानता है। क्योंकि जब पूंजीवाद के बाद मैं आप लोगों के YouTube पर मार्क्सवाद 4 पार्ट में है भी, तो पूरा मार्क्सवाद ही मैंने जो है थ्योरेटिकल उसमें रखा है। ये ध्यान रखिएगा कि वो जो मार्क्सवाद आप लोगों के यहां YouTube पे हम लोगों ने रखा है, 4 वॉल्यूम उसका होगा, पार्ट 1, 2, 3, 4, ये संकल्पनात्मक है। उसमें हमने स्टेटमेंट कहीं नहीं लिखाया है। बस उसमें क्या है कि जो तथ्यात्मक पहलू है वो नहीं है, केवल एक अवधारणा है मार्क्स का। तो वो आप समझने के लिए आप YouTube पर देख सकते हैं, मार्क्सवाद का 4 वॉल्यूम आप देखकर समझ सकते हैं मार्क्सवाद को। तो यहां पर देख रहे हैं कि मार्क्स जो है वो देखा जाए तो अधिकार और कर्तव्य दोनों को एक ही मानता है, अलग अलग करके नहीं देखता है। नंबर 2 उदारवाद में यह अधिकार तथा कर्तव्य को अलग अलग मानता है, अधिकार तथा कर्तव्य को अलग अलग मानता है। और उधर लिखिए मार्क्सवाद में यह अधिकार तथा कर्तव्य दोनों को, यह अधिकार तथा कर्तव्य दोनों को एक ही मानता है। एक ही मानता है। और तीसरा बात, नंबर 3 उदारवाद में देखिए, उदारवादी जो सिद्धांतकार हैं वो नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर ज्यादा बल देते हैं। नंबर 3, यह सिद्धांत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर ज्यादा बल देता है। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों पर ज्यादा बल देता है। इधर लिखिए नंबर 3,
यह आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों पर ज्यादा बल देता है। यह आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों पर ज्यादा बल देता है। अब देखिए, उदारवाद में आप देख रहे हैं कि अधिकारों को स्थायी माना जाता है। अब मार्क्सवाद में अधिकार परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। समाजवाद, साम्यवाद। नंबर 4, उदारवाद अधिकारों को स्थायी स्वरूप में देखता है। स्थायी स्वरूप में देखता है। और उधर लिखिए, ये विचारक अधिकार को परिस्थितियों के संदर्भ में देखते हैं। परिस्थितियों के संदर्भ में देखते हैं, अर्थात अधिकार परिवर्तनशील स्वरूप में है। अधिकार परिवर्तनशील स्वरूप में है। और नंबर 5, अब देखिए, अधिकार की जो प्रकृति है, अधिकार की जो प्रकृति है वर्ग चरित्र के रूप में दिखाई देती है। वर्ग चरित्र क्यों? क्योंकि भाई उदारवाद मतलब ये पूंजीवाद, इसका दर्शन हुआ। अब पूंजीवाद में एक तरफ पूंजीपति हो गया और दूसरी तरफ मजदूर हो गया, तो ये दो वर्ग हो गए समाज के। तो वर्ग चरित्र है। अधिकार की प्रकृति वर्ग चरित्र की प्रकृति है कि पूंजीपति का अधिकार, मजदूर का अधिकार, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अब मार्क्स में ऐसा नहीं, अधिकार सर्वमान्य स्वरूप में है। एक पॉइंट और लिखिए, उदारवाद के अनुसार अधिकार की प्रकृति वर्ग चरित्र के रूप में दिखाई देती है। वर्ग चरित्र के रूप में दिखाई देती है। वर्ग चरित्र के रूप में दिखाई देती है। और उधर लिख दीजिए, ये विचारक अधिकारों को सर्वमान्य स्वरूप में देखते हैं। ये विचारक अधिकारों को सर्वमान्य स्वरूप में देखते हैं। अधिकारों को सर्वमान्य स्वरूप में देखते हैं। सर्वमान्य स्वरूप में देखते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताया कि जैसे एक तो ये ध्यान रखना है, और फिर इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं बताया कि अधिकार और कर्तव्य में जो है संबंध, तो यहां पर अधिकार तथा कर्तव्य में संबंध। तो देखिए, ये आप लोगों के यहां कर्तव्य है नहीं सिलेबस में। आप लोगों को थोड़ा सा केवल बस ध्यान रखना है। एक तो पहले इसका स्टेटमेंट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि कभी स्टेटमेंट इसका है तो 2-3 स्टेटमेंट है वो मैं लिखवा देता हूं, और फिर इसका जो है कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या कंसेप्ट है। अधिकार जो कर्तव्य है, उस अधिकार कर्तव्य में जो कंसेप्ट है, क्या उदाहरण है। तो पहले तो वाइल्ड का स्टेटमेंट लिखिए। ये सब आप लोगों क्या है नहीं, कर्तव्य लिखा नहीं है, लेकिन बस मैं बताया ना कि ये अधिकार हो गया। अधिकार से संबंधी जो छोटा छोटा बात है, जैसे मानव अधिकार है, तो मानव अधिकार तो मैं अभी आप लोगों को जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध विदेश नीति वाला जो टॉपिक है उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोग क्या है पढ़ना है, लेकिन ये सब नहीं है। तो लेकिन अधिकार और कर्तव्य में संबंध तो जानना चाहिए। तो वाइल्ड का स्टेटमेंट लिखिए, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में है। अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बार बार ये आता है। एक दो और स्टेटमेंट है वो भी लिखवा देता हूं। गांधी जी का स्टेटमेंट,
गांधी जी का स्टेटमेंट लिखिए। कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएगा। कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएगा। और एक स्टेटमेंट जो है हब हाउस का, हब हाउस का स्टेटमेंट लिखिए। अधिकार तथा कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। अधिकार तथा कर्तव्य सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। सामाजिक कल्याण की दशाएं हैं। सामाजिक कल्याण की दशा इसलिए हब हाउस ने लिखा क्योंकि वो कहता है कि यदि एक भाग जो है अधिकार है कि हमको क्या लेना है, तो वहीं दूसरा भाग जो है कर्तव्य का बन जाता है। मतलब अधिकार और कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक भाग यदि अधिकार है तो दूसरा भाग उसका कर्तव्य है। तो ये ऐसे आएगा, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। और इसमें जैसे मैं अभी बार बार कह रहा था कि आप लोगों को जो है वो देखा जाए तो जैसे अधिकार और कर्तव्य है तो दोनों पूरक अवधारणा है, दोनों पूरक अवधारणा है। तो दोनों पूरक अवधारणा है। ये इस तरह से कोई कथन यदि लिखेगा, जैसे लास्की कहता है ना कि अधिकार कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है, एक लाइन लिखे तो लास्की, अधिकार कार्यों के साथ जुड़ा है, लास्की का स्टेटमेंट। तो आपको जो है जैसे कर्तव्य आप लोगों क्या है नहीं तो मैं उसको पढ़ाता, बहुत ज्यादा भी बियॉन्ड नहीं जाना है। जो ड्यूटीज होता है, बोल देता हूं, सुन लीजिए। जो ड्यूटीज है वो ड्यू शब्द से बना है। ड्यू का मतलब होता है उचित। मतलब ऐसे कार्य जो व्यक्ति को स्वाभाविक, नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से करने के लिए आवश्यक है, उसे ड्यूटी कहा जाता है। मतलब ऐसा कार्य जिसको करना नैतिक दृष्टि से आवश्यक समझा जाता है, भले ही व्यक्तिगत रूप से आपको पसंद हो या न पसंद हो, जिसमें करना चाहिए की भावना होनी चाहिए, उसको कर्तव्य कहते हैं। तो कर्तव्य एक नैतिक उत्तरदायित्व है जिसे करने के लिए हम बाध्य होते हैं। इसमें नैतिक भावना का ज्यादा बल होता है, लेकिन आप ज्यादा मत पढ़िए उसमें। आपको केवल ध्यान रखना है कि दोनों पूरक अवधारणाएं हैं, दोनों पूरक अवधारणाएं हैं, इसको समझ कर टिक लगाइएगा। एक व्यक्ति का जो अधिकार है वो दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यदि एक व्यक्ति के जीवन का अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति के इस कर्तव्य पर आधारित है कि वह उसके जीवन की रक्षा करे। कुछ तर्क देकर समझा रहा हूं भाई। दूसरे व्यक्ति का अधिकार है तो हमारा कर्तव्य है कि दूसरे लोगों के जीवन की हम रक्षा करें, हम किसी की हत्या न करें। तो अब देखते हैं कि अधिकार से कर्तव्य का बोध होता है। यदि हमें जीवित रहने का अधिकार है तो हमारा स्वयं के प्रति भी तो कर्तव्य है कि हम आत्महत्या न करें। हमको लगता है कि हमारा जीवन सार्थक होना चाहिए तो हमें पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए, वो भी तो हमारा कर्तव्य है। तो जब भी आप टिक लगाइएगा, कभी मान लीजिए आए, वैसे तो आप लोग क्या है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी पूरक समझ के टिक लगाइएगा। एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि पूरक समझ के टिक लगाना है। ये एक दो स्टेटमेंट है, वाइल्ड का ही ज्यादातर आता है, एक ये ध्यान रखना है। और एक जो चीज है मानव अधिकार, जो आप लोगों के यहां
विदेश नीति में है भी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर केवल मैं 4 लाइन बता देता हूं। जो मानव अधिकार है, तो देखिए मानव अधिकार की जो अवधारणा है, तो ऐसे समझिए कि मानव अधिकार का मतलब यह हुआ कि ऐसा अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होता है, मानव होने की शर्त स्वरूप है, बिना इसके गरिमापूर्ण मानवीय जीवन संभव नहीं है, बिना इसके व्यक्तित्व का विकास हो ही नहीं सकता है। इसी पहलू को यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा 10 दिसंबर 1948 को 10 दिसंबर 1948 को घोषणा पत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया। तभी तो हम लोग 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को जो है जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति का भेदभाव करके विश्व के प्रत्येक लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। इसे मूलभूत राइट कहा जाता है, मूलभूत अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसे व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसको आदर्शवादी भी कहा जाता है कि इसके अभाव में व्यक्ति का मानव होना संभव नहीं है। चाहे किसी भी देश का व्यक्ति हो, उसको भोजन मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। और देखा जाए तो इसका विकास जो है 3 चरणों में हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। इसका विकास 3 चरणों में हुआ। यह भले ही समकालीन विचार है, समकालीन विचार है, लेकिन इसका विकास जो है पहले उदारवादी चरण के स्वरूप हुआ, जब नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर बल दिया गया। दूसरे चरण में सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर बल दिया गया। और तीसरे चरण में जो है नौ सामाजिक आंदोलन के माध्यम से, क्लासलेस मूवमेंट के माध्यम से नए नए अधिकारों की बात हो रही है। क्लासलेस मूवमेंट का मतलब होता है कि ऐसा आंदोलन जो समाज के सभी लोगों से संबंधित है। नौ सामाजिक आंदोलन का मतलब है भी सिलेबस में आप लोगों के। नौ सामाजिक आंदोलन का मतलब कि ऐसा आंदोलन जो समाज के सभी लोगों के लिए आवश्यक है। पर्यावरण, शांति आंदोलन, निःशस्त्रीकरण आंदोलन, एक तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो मानव अधिकार की बात की गई है, इसके लिए 30 अनुच्छेद लिखे गए हैं यूएन चार्टर में। और ये जो 30 अनुच्छेद लिखे गए हैं, इसमें 5 तरह के अधिकारों की बात की गई है। एक तो नागरिक अधिकार है, सिविल राइट जिसको कहा जाता है। दूसरा जो है इसमें कहा गया पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार। पॉलिटिकल राइट इसलिए बता रहा हूं कि पूछेगा कि किस अधिकार की बात नहीं की गई है, तो थोड़ा सा यहां ध्यान रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक राइट, आर्थिक अधिकार, चौथा चीज है सोशल एंड डोमेस्टिक राइट, सोशल एंड डोमेस्टिक राइट, इसको बोलते हैं सामाजिक और पारिवारिक अधिकार, घरेलू अधिकार, सामाजिक तथा पारिवारिक अधिकार। और एक है कल्चरल राइट, कल्चरल राइट
उसको बोलते हैं सांस्कृतिक अधिकार। तो ये 5 प्रकार के अधिकारों की बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि, और 5 प्रकार के अधिकारों में ही सब अधिकारों की बात कर दी गई। सब अधिकारों की बात कर दी गई, इसका मतलब यह है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। नागरिक अधिकार में कहा गया कि भाई वंश, वर्ण, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, सब लोगों को जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा का अधिकार होगा, विचार, अंतःकरण, धर्म पालन की स्वतंत्रता होगी। इस तरह के अधिकारों को नागरिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में कहा गया कि भाई सब लोगों को जो है वो देखा जाए, सरकारी नौकरी करने का अधिकार, शासन में भागीदारी का अधिकार, पार्टिसिपेशन राइट, इस तरह की बातों को किया गया। आर्थिक अधिकारों में कहा गया कि भाई काम का अधिकार होगा, संपत्ति का अधिकार होगा, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होगा। इस तरह से देखते हैं, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, इस तरह की बातों को कहा गया। और सोशल एंड डोमेस्टिक राइट में जो है, जैसे मान लीजिए विवाह करने का अधिकार, या इसी प्रकार से जो है शिक्षा का अधिकार, इन सब चीजों को इसमें रखा गया। ये भी पूछ सकता है कि किस अधिकार को किस में रखा गया है, थोड़ा सा भी कंसेप्ट बना के रखना है। सांस्कृतिक अधिकार का मतलब समझ रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जो है, प्रत्येक व्यक्ति का जो समुदाय है, उससे संबंधी जो उसकी संस्कृति है, सभ्यता है, उसको सुरक्षित रखना, उस संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना, इन सब चीजों का अधिकार। तो ये 5 प्रकार के अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 30 अनुच्छेद लिखे गए हैं, इसको अनुच्छेद नहीं रटना है, ये सब मत करिए। ये केवल बस 5 हेडिंग, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें क्या क्या आता है ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे 4 लिख देगा, एक एक एग्जाम्पल यहां लिख देगा, तो आपको मिलाना पड़ेगा। मान लीजिए नागरिक अधिकार, यहां पर ऐसे ऐसे लिख दिया, एक एक एग्जाम्पल लिख दिया। तो मैं बताया ये आपको पढ़ना है, आगे भी मानव अधिकार हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि जो आपको मैंने शुरू किया था, अर्थ, विशेषता, परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत, उदारवादी, मार्क्सवादी अधिकार में अंतर, अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, एक कंसेप्ट बनाना है। मानव अधिकार का क्या अर्थ है, क्या उसका स्वरूप है, उसका क्या विश्लेषण है। विश्लेषण का मतलब है, कुछ बोल देता हूं सुन लीजिए। विश्लेषण का मतलब है कि भाई मानव अधिकार, विश्व के जितने भी लोग हैं सभी लोगों को जो है मानव अधिकार मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। इन्हीं सब चीजों से विश्व के सभी लोगों में क्या आएगा, समानता, और समानता से ही विश्व में बंधुत्व का भाव बढ़ेगा। तो इसका महत्व तो यही है कि विश्व में बंधुत्व का भाव बढ़ाना है तो मानव अधिकार को बढ़ावा देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि मानव अधिकार जो है नैतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है और इससे ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। तो व्यक्तित्व के विकास में सहायक है। और अभी मैं बता रहा था कि मानव अधिकार का जो घोषणा पत्र है, एक आदर्शवादी घोषणा पत्र है। तो यह जो आदर्शवादी घोषणा पत्र है, इसी को देखकर जो है विश्व के अधिकांश देश अपने मूल अधिकारों में परिवर्तन करते हैं। जैसे भारत में देखिए शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार चूंकि मानव अधिकार घोषणा पत्र पर हमने क्या किया, हस्ताक्षर किया था, तो हम लोगों ने देखिए शिक्षा के अधिकार को जो है उसको संविधान में शामिल किया, 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो देखा जाए तो हम लोग के यहां अधिकारों में जो परिवर्तन होता है उसके लिए मानव अधिकार एक मार्गदर्शन भी देता है। क्योंकि मानव अधिकार एक व्यापक प्रलेख है, इसमें जो है उदारवादी, मार्क्सवादी सभी तरह की बातें हैं। तो इससे विश्व में जो मतभेद है उस मतभेद को कम करता है, सामंजस्य को बढ़ावा देता है। तो कभी कथन कारण में प्रश्न आए तो इस तरह से उसका महत्व ध्यान रख के टिक लगाइएगा, ठीक है। अब ये आपका सिलेबस है, अधिकार मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसको पढ़ने के बाद, अभी समझाया था, इसको पहले एक बार पढ़ लिया। अब जितना प्रश्न आया होगा
सब प्रश्न निकाल कर उसको जो है जा जाकर जो है खोज खोज कर प्रश्न करिए, करके देखिए कि प्रश्न हो रहा है कि नहीं। और हमको भी जो है यूट्यूब पर मैसेज लिख के जरा बताइएगा कितना प्रश्न आपका हुआ। सभी लोगों का धन्यवाद।